बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि अताई ने एक और घर उजाड़ दिया है। अताई के गलत इंजेक्शन से 20 साल शादीशुदा लड़की मासूर हो गई। आरचा की रिहायशी आयशा को बुखार होने पर अहले खाना अताई अली रजा के क्लिनिक ले गए। अताई ने इंजेक्शन लगाया तो इन्फेक्शन पूरे बाजू में फैल गया। हालत गैर होने पर एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जान बचाने के लिए आयशा का बाजू काट दिया गया। मासूर होने पर मजलूम लड़की के ससुरालियों ने कबूल करने से इनकार करते हुए तलाक दे दी। मुतासरा खानदान पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपको बताएं कि अताई ने एक और घर उजाड़ दिया है। अताई के गलत इंजेक्शन से 20 साल शादीशुदा लड़की मासूर हो गई है। 8 शक की रिहायशी आयशा को बुखार होने पर अहले खाना अताई अली रजा के क्लिनिक ले गए और अताई ने इंजेक्शन लगाया तो इन्फेक्शन पूरे बाजू में फैल गया। हालत गैर होने पर एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जान बचाने के लिए आयशा का बाजू काट दिया गया और मासूर होने पर मजलूम लड़की के ससुरालियों ने कबूल करने से इनकार करते हुए तलाक दे दी है। जबकि मुतासरा खानदान पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, अताई ने एक और घर उजाड़ दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, थाना निशाताबाद के इलाका आरचक महबूब टाउन में गरीब खानदान और मजलूम खानदान पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। उनकी 20 साल शादीशुदा बच्ची ना सिर्फ एक अताई डॉक्टर की वजह से अपने बाजू से महरूम होकर सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गई और दूसरी जानब इसी माजूरी की वजह से ससुराल वालों ने तलाक देकर उसको वालिदैन के घर में बिठा दिया। आयशा नामी ये बच्ची है जिसका 1 साल का बेटा भी है। उसको बुखार हुआ, वो अपने वालिदैन के घर थी, उसको बुखार हुआ। अताई डॉक्टर घर के करीब उसने क्लिनिक बनाया हुआ था, डॉक्टर अली रजा के नाम से वो काम कर रहा था। जब उसने बुखार में इंजेक्शन लगाया तो पूरे बाजू में उस इंजेक्शन का इन्फेक्शन फैल गया। हालत गैर होने पर उसके अहले खाना ने उसको एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उसका बाजू काटना पड़ा। ससुराल वालों को जैसे ही इस बात की इतला मिली, उन्होंने फौरी तौर पर बच्ची को तलाक देकर वालिदैन के घर में ही बिठा दिया। मजलूम खानदान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बच्ची से बात करेंगे। बेटा बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? हमें बुखार हुआ था, डॉक्टर के पास दवाई लेने गए। उसने अपने क्लीनर को कहा कि टीका भर कर दो। उसने टीका भर कर दिया और डॉक्टर ने लगा दिया। वो मोबाइल के आरे लग गया और मेरे पेन शुरू होने लग पिया बाजू पे। पेन होते होते बाजू नीला पड़ने लग पिया। मैं वहाँ रोने लग पी। मैंने डॉक्टर को बताया मुझे ऐसे तकलीफ हो रही है। वो दोनों कहने लगे कि आप बच्ची हो और आपके जिस्म ने ताकत वाला टीका बर्दाश्त नहीं किया। तो वो कहते घर जाते जाते तुम्हारे ठीक हो जाएगा। जब तक घर तक कपड़े तो बाजू फुल सोज गया था। तो और मम्मा ने बाहर से किसी को भेजकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर घर में आया तो उन्हें कहा कि फ़ौरन तौर से डॉक्टर ने कहा कि इसे लियाट हॉस्पिटल ले जाए। लियाट हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने कहा दाखिल 4 दिन रखा। दाखिल 4 दिन रख कर और मेरा बाजू काट दिया। जी, बच्ची की बात आपने सुनी कि बच्ची का बाजू काट दिया गया। बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। इस ख़ानदान पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। उनकी बच्ची ना सिर्फ सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गई, बल्कि उसको तलाक का दाग भी अपने माथे पर सजाना पड़ा। मजलूम वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि क्या मामला हुआ और अब क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? जनाब, मेरी बेटी को बुखार की वजह से टीका लगाया गया, जिसकी वजह से लाड अस्पताल में बाजू काट दिया गया। तो उसने मेरी बेटी को तलाक दे दी गई। तो कार्रवाई मुकदमा डॉक्टर पर करवाया, जो अभी तक गिरफ्तार ना किया गया है। जनाब, मेरी वज़ीर आला पाकिस्तान से अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। जी, पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज किया गया मगर अभी तक मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ। डॉक्टर अली रजा जो अताई डॉक्टर है, जाने कितने घर उसकी वजह से इसी तरह उजड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं। शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 350 अताइयों की फहरिस्त जारी की थी और जिला भर में किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सका। मौसर कार्रवाइयां न होने से अताई लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। महकमा सेहत कार्रवाई करने में नाकाम क्यों है? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि आयशा को बुखार होने पर अहले खाना अताई अली रजा के क्लिनिक पर ले गए थे और गलत इंजेक्शन लगने की वजह से आयशा को माजूरी का सामना करना पड़ा है और अताई के गलत इंजेक्शन से 20 साल शदीद जो है वो मुतासिर हुई है लड़की, जिसके बिना पर 8 शक की रिहायशी आयशा को बुखार होने पर अहले खाना अताई अली रजा के क्लिनिक ले गए। अताई ने इंजेक्शन लगाया तो इन्फेक्शन पूरे बाजू में फैल गया।
और हालत गैर होने पर एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जान बचाने के लिए आयशा का बाजू काट दिया गया। मासूर होने पर मजलूम लड़की के ससुरालियों ने कबूल करने से इनकार करते हुए तलाक दे दी है। बात करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ महमूद, CEO हेल्थ। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 350 अताइयों की फहरिस्त जारी की थी, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ ना कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, ना कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। क्या कहेंगे इस सवाल में? ये अताइयों की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैंने अपने मुतलका DDHO साहबान और टाउन इंचार्जेस को रिटन फॉर्म में बाकायदा डायरेक्शन दे दी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके क्लिनिक्स को सील किया जाए, और इसको हम एमरजेंसी बुनियादों पे इस पे काम भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अतायत का जो है हम खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इस एक इंजेक्शन ने अभी, क्योंकि ये जो ताजा तरीन वाक़या है, इस एक इंजेक्शन ने एक घर और उजाड़ के रख दिया है। जिम्मेदारान आपके सामने हैं, आए रोज इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, लेकिन जिम्मेदारान दनदनाते फिर रहे हैं। क्यों अभी तक? आज अभी तो आपके पास लिस्ट मौजूद है, आपने कहा कि कार्रवाई की आपने जो है वो इसके लिए अहकामात भी जारी कर दिए, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं अभी तक किए गए? नहीं, ये रूटीन में हम ऑलरेडी भी एंटी क्वैकरी कैंपेन करते हैं और जिला फैसलाबाद इसमें बेहतरीन कारकर्दगी पहले भी पंजाब लेवल पे दिखाता है। तो इंशाल्लाह इसको मजीद जंगी बुनियादों पे हम इसको मसले को देखते हैं, और जिस वकूए की बारे में आप निशानदेही कर रहे हैं, इसको आज ही हमारा टाउन इंचार्ज जाके देखता है और इसका क्लिनिक सील होगा और इसके खिलाफ हम इंशाल्लाह FIR भी दर्ज करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अहम ये एक जो क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एक ये जो खातून है इसका बाजू कट चुका है, तलाक हो चुकी है, घर उजड़ गया है, अब ये कार्रवाई भी होगी तो क्या उसकी जिंदगी उसको वापस मिल जाएगी? वो जो उसकी खुशियां हैं उसको वापस मिल जाएंगी? नहीं, ये सरासर जुल्म हुआ है। जिस भी अताई ने ये किया है उसको हम कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इस तरह के घिनौने जुर्म फैसलाबाद जिला में महकमा सेहत कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देगा। महकमा सेहत इस किस्म की किसी भी फेल की इजाजत नहीं देगा। बहुत शुक्रिया। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आज ही उसका क्लिनिक सील भी किया जाएगा और उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये जो अली रजा के क्लिनिक के ऊपर ये अताई जो है, इसके क्लिनिक पर ये काम हुआ और अताई ने इंजेक्शन गलत लगाया तो इन्फेक्शन पूरे बाजू में, वो लड़की के पूरे बाजू में फैल गया। हालत गैर होने पर एलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जान बचाने के लिए आयशा का बाजू काट दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में डेवलपर्स की जानिब से हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी। बिना मंजूरी शहर के अतराफ में 4 कॉलोनियां बन गईं। 4 इजाफी आबादियों ने हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए जन्म ले लिया। FTA ने कार्रवाई करते हुए दफातर सील कर दिए हैं। गैर कानूनी तौर पर की गई तामीरात भी गिरा दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक बार फिर जो निजी कॉलोनी डेवलपर्स हैं उनकी जानिब से बायलाज की खिलाफ वर्जी भरपूर अंदाज में जारी है, और महसूस ये होता है कि शायद FDA को ये डेवलपर्स जो हैं वो चैलेंज कर रहे हैं, और आए रोज़ वो कॉलोनीज जिनकी मंजूरी नहीं ली जाती, जिनकी प्रिलिमिनरी परमिशन नहीं ली जाती, उनका जन्म जो है वो नज़र आता है। और तेज़ी से फैसलाबाद में कॉलोनीज़ की मशरूम ग्रोथ नज़र आ रही है। एक तरफ मास्टर प्लान में बहुत से इलाकों को ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कॉलोनियाँ हैं कि बनी ही जा रही हैं। इस हवाले से FDA की जानिब से एक बार फिर कार्रवाई की गई है और फैसलाबाद में 8 कॉलोनियों के दफातर सरबे मोहर किए गए हैं। इनमें चक नंबर 219 रेबे में मौजूद पाम वैली है, इसका दफ्तर सरबे मोहर किया गया है। तो इसके साथ साथ मोइन गार्डन और VIP हाफिज ब्लॉक जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा चंद एक इजाफी आबादियां हैं 219 के इर्द गिर्द बनी हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो FDA की जानिब से कार्रवाई की गई है और उनके दफ्तर भी सरबे मोहर किए गए हैं, और वहां पर जो गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई थी उनको भी गिराया गया है। इस हवाले से ऑपरेशन की निगरानी जो है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल कर रहे थे। इस मौका पर जो टीम सुपरविजन थी वो स्टेट ऑफिसर इम्तियाज़ अहमद गुराया की थी, और इस हवाले से ये फैसला किया गया है कि ना सिर्फ इन कॉलोनीज़ के अंदर प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी, तो इसके साथ साथ महकमा रेवेन्यू को भी ये लिखा जा रहा है कि इनकी रजिस्ट्रियां जो हैं वो रोक दी जाएं।
इन कॉलोनियों में जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, जिनमें फेस्को की जानिब से बिजली की फराहमी है, सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से गैस कनेक्शंस हैं, और अगर वहाँ पर वासा भी एग्जिस्ट करता है तो उनको भी जो है वो यूटिलिटी सर्विसेज देने से रोक दिया गया है। इस हवाले से एफडीए इंतजामिया के मुताबिक से तमाम डेवलपर्स जो कि दोबारा जो है वो बायलाज की खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रमजान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बल्दियाती इदारों की मुअत्तली के 22 महकुमायात में शामिल करने का केस जस्टिस जवाद हसन ने मोहम्मद रज़ाक मलिक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है। मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक समेत दीगर लाहौर हाई कोर्ट में पेश, और अदालत ने दीगर बल्दियाती नुमाइंदों को केस में फरीक बनने की इजाजत दे दी है। अदालत ने फरीकैन के वकला को 15 दिसंबर को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक, बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती नुमाइंदों के 22 माह गैर फाल रखने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है, और अदालत ने फ्री कैन के वकला को दलाइल के लिए 15 दिसंबर की मोहलत दे दी है। और जैसा जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि जमहूरियत की रूह के मुताबिक इस केस का फैसला किया जाएगा, फ्री कैन को सुना जाएगा, और अवाम का जो हक़ जमहूरियत है उस पर आइंदा समाअत पे बहस की जाएगी। जैसे जवाद हसन ने इस केस की समाअत की तो मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक समेत दीगर पेश हुए। इसी केस के हवाले से हम बात करेंगे मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक से। मलिक साहब, बताएं कि क्या कहेंगे अपने केस के? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बड़े जज साहब के रिमार्क्स सुनकर बड़े होपफुल हुए कि उन्होंने बतलाया जो मुखालफ फरीक था हुकूमत पंजाब को कि मैं इस केस का फ़ैसला जमहूरियत की रूह के मुताबिक करना चाहता हूं, जो हमारी आवाम के 140A के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मुताबिक इसका फ़ैसला होना चाहिए। और यही 140A है जिसके तहत हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हमारा फ़ैसला किया था। और इंशाअल्लाह ताला हम बड़े होपफुल हैं कि जो हमारी अदलिया है ये हमारी जो आवाम है उसकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा फ़ैसला करेगी। और उन्होंने कोशिश की है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे, चूँकि आज फ्रेश एप्लीकेंट आए थे, अशतर और साहब ने पेश होना था, तो उन्होंने एक रई रेट पिटीशन दायर की थी, तो उसके जवाब के सिलसिले में भी जो हुकूमत पंजाब है उसको टाइम चाहिए था, जिसके लिए हम 15 तारीख जो है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, इस पे वो जवाब भी दाखिल करेंगे। और दोनों पार्टीज़ को उन्होंने अपने अपने दलाइल देने के लिए जो है वो टाइम दिया है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उस दिन बड़े फ्रूटफुल जो है हमारी बल्दिया के लिए रिज़ल्ट जो हैं वो निकलेंगे। जी, इनका केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत ने उस पर फौरी अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद 22 माह तक गैर फार रहे, और उनकी इस्तदा ये है कि ये जो अरसा है उस अरसे को शामिल किया जाए, और जो हुकूमत जो है बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहती है शेड्यूल बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब कितना कमाया, कितना खर्च किया, आमदन और अखराजात पता न होंगे वरना रुकनियत मुअत्तल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर तक अरकान पार्लियामेंट को असासों की तफसीलात जमा कराने की हतमी वार्निंग जारी कर दी। गलत तफसीलात जमा करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से तमाम अरकान पार्लियामान को पाबंद किया कि वो 31 दिसंबर तक अपनी फैमिली, अपने बच्चों के असासों की तफसीलात जमा करवाएं, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितने असासे बढ़े हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में बताना होगा। और अगर कोई भी मेंबर 31 दिसंबर तक नहीं बताता तो फिर उसकी जो मेंबरशिप है वो मुअत्तल की जाएगी, और वो चाहे कौमी असम्बली का मेंबर हो, चाहे वो सूबाई असम्बली का मेंबर हो, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, वो तमाम की जो यहाँ पर रुकनीत साजी है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। और फिर वो असम्बली के मेंबर तब तक नहीं बन सकेंगे जब तक वो जो अपने गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे। तो उन्हें डेडलाइन 31 दिसंबर तक की दे दी गई, और उसके बाद तमाम अरकान पार्लियामान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। और वाज़ेह रहे कि ये भी बताया गया कि अगर कोई अपने असासों की तफसीलात गलत बताता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और फौजदारी कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उसमें वो डी-सीट भी हो सकता है। लिहाजा अरकान पार्लियामान को हदायत की गई है कि वो अपने ठीक असासों की तमाम तर तफसीलात। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ मौजूद है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, FBR का गैर रजिस्टर्ड फ्रॉड को टैक्स नेट में लाने के लिए शिकंजा तैयार। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसलाबाद में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। फेस्को, SNGPL, सनतकार और ताजर तंजीमों ने कारोबार करने वाले का डाटा इकट्ठा कर लिया। तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है उमैर असमत। जी उमैर, आगाह कीजिएगा।
जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कारोबारी अफराद जो कि टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं उनका सुराग लगाने के लिए फैसलाबाद में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इस हवाले से ऐसे वो तमाम कमर्शियल या सनती सारफीन जो कि कमर्शियल और सनती बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, तो फेस्को और SMGPL से इन तमाम अफराद का जो डाटा है वो कलेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, PHMA, एप्टमा समेत जितनी भी दीगर ट्रेड बॉडीज़ हैं वो सनतों की सतह पर हैं या नीचे ताजरों की सतह पर हैं, तो उन तमाम ट्रेड बॉडीज़ के साथ राब्ते किए गए हैं और जो उनके मेंबरान हैं उनकी तफसीलात हासिल की गई हैं। इस तरह तमाम डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया गया और इस डाटा की रोशनी में इस बात की तहकीकात की जाएगी कि इनमें से कितने ऐसे अफराद हैं जो कि टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं और कितने ऐसे अफराद हैं जो कि कारोबारी अफराद हैं और वो टैक्स देते हैं, टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं। तो इन तमाम डाटाज की मदद से ऐसे वो तमाम अफराद जो कि अपनी आमदन पर टैक्स अदा नहीं करते और वो गैर रजिस्टर्ड हैं तो उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। एफबीआर हुकाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। साइकिलिंग की सहूलत मुयसर न होने के बाद जंग के DHQ अस्पताल में अद्वियात को आग लगाकर तलफ करने का अमल रुक न सका। आग लगाने के अमल के दौरान गैर इस्तेमाल शुदा अद्वियात भी तलफ होने का इंकशाफ। MSDHQ डॉक्टर अल्ताफ बुआना ने आग लगाने के वाकयात को बैरूनी अनासर की साजिश करार दिया है। अद्वियात को तलफ करने के लिए मुनासिब हिकमत अमली मुरतब करने की भी यकीन दहानी करवा दी। मज़ीद बात करते हैं उवैस खान से। जी उवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम फ़ाल तो कर दिया गया, ताहम इस पर मुकम्मल तरीके से अमल दरामद ताहाल मुमकिन नहीं हो पाया है। 70 साल गुजर जाने के बावजूद जो है हॉस्पिटल्स की वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम ताहाल किसी भी हुकूमत की जानिब से जो है मुकर्ररा जो है हदूद के तहत मुरतब नहीं किया जा सका और यही वजह है कि जंग में जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट का जो है एक सिर्फ इंसुलेटर जो है वो कायम किया गया है, जहाँ पर सिर्फ जो है वो ऐसा वेस्ट जो जलाए जाने के काबिल है उसको जो है वो जला के तल्फ किया जाता है। ताहम ऐसा वेस्ट जो शीशे की बंद बोतलें हैं, मेडिसिन की बोतलें हैं, उसको जो है वो रिसाइकल करने और उसकी डंपिंग के हवाले से कोई भी हिकमत अमली तय नहीं की जा सकी। इस हवाले से मैं इसमें मौजूद हूँ DHQ अस्पताल में। मेरे कैमरा मैन अजीम अहमद अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जहाँ म्यूनसिपल जो है वो कॉरपोरेशन के जो है जो कंटेनर्स रखे हुए हैं वहाँ पे बेशतर जो है वो मेडिसिन जो हैं जो इसमें अक्सर जो हैं वो गैर इस्तेमाल शुदा मेडिसिन भी मौजूद हैं, उनको भी डंप किया जाता है और इसके जो बोतलें हैं जो मेडिसिन की बोतलें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है जिसको आग लगाकर जो है वो तल्फ किया जाता है। सरेआम आग लगने से जहाँ स्मोक का एक जो है अंसर जो सामने आता है वहीं पर ख़ास तौर पे जो है इससे जो असरात हैं वो यहाँ पे माहौल के ऊपर ही बुरे पड़ते हैं। इस वजह से मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे मौजूद जो ये वाइल्स हैं ये वो वाइल्स हैं जो इंजेक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो अगर देखी जा सके तो 2024 में ये एक्सपायर होना था और ये अनयूज जो है वो यहाँ पे कूड़े के अंदर जो है मौजूद है। इसी के साथ जो है मुतअद्दिद इंजेक्शंस हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल सिरे से किया ही नहीं जा सका और यकीनी तौर पे जो है हुकूमती फ़ंड्स जो हैं वो इसके ऊपर खर्च हुए हैं और इस हुकूमती फ़ंड्स के खर्च होने के बावजूद जो है यहाँ पे इसको कूड़े के अंदर जो है वो डंप किया जाता रहा है। इसको जो इंजेक्शंस हैं जो वाइल्स हैं उसको भी डंपिंग किया जा सके। इस वजह से अगर और भी देखा जा सके तो यहाँ पे जो है वो जो इसका जो डंपिंग पॉइंट जो है DHQ अस्पताल के अंदर बनाया गया है उसमें आग लगने के जो वाक़यात हैं उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा हो रहा है। यहाँ पे पूरे जो है वो पाइल्स जो है वो मौजूद हैं जिसमें जो है वो आग लगाई गई है। इसके अंदर ना सिर्फ जो है वो इंजेक्शंस और वाइल्स जो है मौजूद हैं बल्कि इसमें ऐसे भी जो है वो सामान मौजूद है जिससे उठने वाला धुआं जो है वो माहौल और माहौलियाती तबाही का सबब बन सकता है। इस हवाले से जो है वो मुतलका हुकाम जो उनका कहना है कि प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनके लिए फैसलाबाद की कंपनी के साथ मिलकर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम मुरतब किया गया है। ताम जो है बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से MSDHQ डॉक्टर अल्ताफ बुआना का क्या कहना है वो भी आप देखिए। इसमें ये ऐसे होता नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो प्लांटेड भी होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब करने के लिए ऐसे होता है। अदरवाइज हॉस्पिटल में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो 100% फॉलो किए जाते हैं, उनमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। आपको बताएं फैसलाबाद के शहरियों ने इलाज करवाना है तो शनाख्ती कार्ड साथ लाएं, नहीं तो इलाज मुआलजे की सहूलत नहीं मिलेगी। एलाइड अस्पताल इंतजामिया ने शोबा बैरूनी मरीजा में आने वाले मरीजों के लिए शरायत मुकर्रर कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद है अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार, बताइएगा क्या क्या शरायत की गई हैं?
آج بالکل فیصل آباد کے شہریوں نے اگر الائڈ اسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ میں علاج معالجے کی سہولیات حاصل کرنی ہے تو انہیں شناختی کارڈ جو ہے وہ ضرور اپنے ساتھ لانا ہوگا، اور اس سلسلے میں الائڈ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو جو ہے خبردار کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ الائڈ اسپتال ڈاکٹر ارشد علی چیمہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، بتائیں کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ دیکھیں جی، آئیڈینٹی کے لیے شناختی کارڈ لازمی ہے، اس لیے اسی طرح سے اسپتال میں مریض کے لیے شناختی کارڈ لازمی قرار دے دیا گیا، اس کا بایو ڈیٹا لکھنے کے لیے، اس کی رجسٹریشن وغیرہ لکھنے کے لیے۔ یہ گورنمنٹ کا بڑا اہم قدم ہے اور انہوں نے بڑی سختی سے اس کے اوپر جو ہے نا ریسٹرکشنز ہیں۔ ایمرجنسی کے علاوہ شناختی کارڈ جو ہے نا اس کے بغیر جو ہے نا کوئی آؤٹ ڈور میں ان کی رجسٹریشن سلپ وغیرہ نہیں بنے گی، تو یہ بڑی اچھی ہے۔ اس سے پورا کا پورا پیشنٹ کا ایک آئیڈینٹی پوری اور پورا ایڈریس، اس کا سارا شناختی کارڈ نمبر انٹر ہو جاتا ہے، جس سے پھر ہمیں جو ہے نا اس پیشنٹ کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو یہ ایک ریکارڈ کے لیے بہت اچھا ہے قدم ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ شناختی کارڈ کی پابندی لگا دی گئی۔ دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ شناختی کارڈ لے کے جب مریض آئے گا تو ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ آیا اس کی ویکسینیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر جب ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوگی تو ہم اسپاٹ پہ اس کی ویکسینیشن کر دیں گے، اور اگر اس کو فرسٹ ڈوز لگ گئی ہوگی اور 3 ہفتے گزر چکے ہوں گے تو ہم سیکنڈ ڈوز اس کو اسپاٹ پہ لگا دیں گے۔ ہماری موبائل ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، پورے ہاسپٹل میں پھر رہی ہیں، تمام لوگوں کے کارڈز وغیرہ وزٹرز کے سب کے چیک کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے نا شہریوں سے ہمیں یہی التماس ہے اور ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اسپتال آتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ لے کے ضرور آئیں۔ جی بہت شکریہ آزادار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ ریلوے اسپتال میں سہولیات کا فقدان، نہ ادویات کی سہولت اور نہ ہی میڈیکل ٹیسٹ کی۔ اسپتال میں سہولیات کے فقدان پر ریلوے ملازمین وزارت ریلوے پر برس پڑے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس علی، بتائیے گا کیا کہنا ہے ریلوے ملازمین کا؟ جی بالکل، نہ ادویات کی سہولت اور نہ ہی ٹیسٹ کی۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے 500 ملازمین کو ہیلتھ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ریلوے اسپتال جو ہے وہ بس نام کا ہے۔ ریلوے ملازمین کو کسی قسم کی یہاں پر سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ ہمارے ساتھ ریلوے ملازمین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ بالآخر ریلوے اسپتال جو ہے وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر موجود ہے اور ان کو کیا سہولیات یہاں پر دستیاب ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ ریلوے اسپتال میں کون سی سہولیات موجود نہیں ہیں اور کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ریلوے اسپتال میں کوئی دوائی نہیں ہے، ادھر کوئی ایمبولینس نہیں ہے، 1200 مزدور یہاں پر کام کرتا ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، وارڈ بھی ہے ساری خالی پڑی ہیں، لیبارٹری بھی ہے، ادھر لیبارٹری میں کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی ملازم ہے یہاں پر صرف ڈاکٹر یہ اپنی مدد آپ کے تحت تھوڑا بہت ایک آدھی گولی کو دے سکتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اب جو بھی اسپتال میں بھی یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودے شودے، یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت وہ ڈاکٹر نے لگوائے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کوئی یہاں پر 1 ٹکے کی دوائی نہیں دے رہی، 1 پیسے کی دوائی نہیں دے رہی۔ لوگ جو اپنی ملازم جو ہیں۔ بہت شکریہ اویس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں چنیوٹ کو ضلع بنے 12 سال گزر گئے مگر شہر پر محرومیوں کے سائے برقرار ہیں۔ ضلع کے اہم ترین 2 درجن سے زائد ادارے سرکاری عمارتوں سے تاحال محروم۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی تاحال تعمیر شروع نہ کی جا سکی۔ شہریوں کا پنجاب حکومت سے شہر کو تمام حقوق دینے کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے مزید جانیں کہ بابر منیر سے۔ جی بابر، کون کون سے دفاتر پرائیویٹ بلڈنگز میں بیٹھے ہیں؟ بالکل جی، جیسے تیسے کر کے پنجاب حکومت نے 2009 میں چنیوٹ کو ضلع کا درجہ تو دیا، لیکن آج 12 سال گزرنے کے باوجود چنیوٹ شہر پر محرومیوں کے سائے جو ہیں وہ برقرار ہیں۔ یہاں پر تاحال ڈسٹرکٹ کمپلیکس جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکا، جس سے 20 سے زائد جو سرکاری ادارے ہیں وہ پرائیویٹ بلڈنگز پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب لاکھوں روپے ماہانہ رینٹ کی مد میں جو ہے وہ سرکار کو چونا لگایا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، بیت المال ہے، محکمہ ماحولیات ہے، صوبائی محتسب کا دفتر ہے، اسی طرح پبلک ہیلتھ، بہبود آبادی، دارالامان، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر، سوئی گیس اور سوشل ویلفیئر، پاسپورٹ، FBR، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے تمام سرکاری ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں جو پرائیویٹ بلڈنگز پر بیٹھے ہیں۔ شہری موجودہ ان سے بات کرتے ہیں، کیا مطالبہ کریں گے؟ جی سر، ڈسٹرکٹ اپنا 12 سال ضلع نو درجہ دیتا گیا ہے جی، اس کے باوجود اتنے کام نہیں ہو رہا۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس دفتر بنایا جاوے، جڑے پرائیویٹ ہے کدی کتنے جاؤ کتنے کہڑی جگہ تے بیٹھے نے اتنے رینٹ دے رہے ہیں 50-50 ہزار، اندر بجائے یہ ڈسٹرکٹ کلیم دفتر بنایا جائے جے سارے مسئلے مسائل ایک جگہ تے حل کیتے جان۔ بالکل
شہری بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مختلف کام کی وجہ سے انہیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم کے لیے ہر سکول میں قرآن ہال کے قیام اور قاری ٹیچر کی تعیناتی کے لیے سی ای اوز ایجوکیشن سے فیزیبلٹی رپورٹ مانگ لی گئی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر اشرف۔ جی جہانگیر، یہ رپورٹ کب تک جمع کروائی جائے گی؟ جی، قرآن پاک کی تعلیم لازم قرار دیے جانے کے بعد اب سرکاری سکولز میں قرآن ہال بنانے کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے تمام سی اوز ایجوکیشن کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے اس کو لازم قرار دیا گیا ہے اور تمام کلاسز کے لیے ناظرہ کا الگ سے پیریڈ مختص کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اساتذہ کی ڈیمانڈ تھی کہ تمام سکولز میں چونکہ الگ سے قرآن کے پڑھنے کے حوالے سے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہر سکول میں جو ہے قرآن پاک کے لیے مخصوص ہال بنائے جائیں تاکہ وہاں پر بیٹھ کر تمام بچے اپنی قرآن پاک کا ناظرہ کا جو پیریڈ ہے وہ پڑھ سکیں۔ اور اس حوالے سے یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ تمام کلاسز کے لیے جو پارے ہیں وہ حکومت فراہم کرے، جس طرح فری بکس فراہم کی جاتی ہیں، جس پر تمام سی اوز ایجوکیشن کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے ڈی پی آئی اسکولز کی طرف سے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع کی ڈیمانڈ بنائیں، جس میں یہ بتایا جائے کہ کتنے قرآن ہال بنائے جانے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے مزید کیا کیا ڈیمانڈز ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی مطالبہ اساتذہ کی طرف سے کیا گیا تھا کہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے الگ سے قاری حضرات جو ہیں ان کو اسکول میں تعینات کیا جائے۔ تو تمام سی اوز ایجوکیشن سے اپنے اپنے اضلاع کے حوالے سے جامع فیزیبلٹی رپورٹ مانگی گئی ہے تاکہ قرآن پاک پڑھانے کا جو لازم قرار دیا گیا ہے اس میں ناظرہ قرآن کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے جو جو ضروریات ہیں اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے، اور جس میں قرآن ہال کی تیاری کے علاوہ تعیناتی اساتذہ کی شامل ہوگی جو کہ قرآن پاک پڑھا جہانگیر، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پیر محل کی عوام کے لیے تعلیم کے حوالے سے بڑی خوشخبری ہے۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین میں بی ایس آنر کلاسز کے اجراء کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پرنسپل کالج پیر محل ڈاکٹر سیدہ دلیب رضوی کا کہنا تھا کہ اب طالبات کو دوسرے شہروں یا ہاسٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بی ایس آنرز کلاسز کے اجراء میں 1 سال کی محنت رنگ لے آئی، اب سستی معیاری تعلیم ملے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔